अब आखिरकार इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सामने आ गया है, आंकड़ा आ गया है, तो पहले तो कैसे देखते हैं इन आंकड़ों को, आप ये बताइए। आंकड़े आ गए जी, बहुत अच्छी बात है। हालांकि पूरे आंकड़े अभी भी नहीं आए हैं, उसमें भी काफ़ी अभी मिसमैच है। करीब 1550 अभी तो लाभार्थी जो है जिनका वो है उसकी डिक्लेरेशन नहीं हुई है, और इलेक्ट्रल बॉन्ड के जो सीरियल नंबर हैं वो कैश कराने वालों से भी मैच नहीं कर रहे हैं। लेकिन जितनी भी अभी जानकारी निकल के सामने है उसमें साफ पता चल गया कि 6066 करोड़ रुपए का चंदा जो बीजेपी को मिला वो किस वजह से मिला। लोगों ने बाकायदा उसका एनालिसिस करा है, डेट निकाली गई है कि किस कंपनी में कब आईटी की रेट बढ़ी और इमीडिएट उसने बीजेपी को चंदा दे दिया। उसके बाद वो आईटी की रेट खत्म हो गई। किस कंपनी के ऊपर ईडी की रेट पड़ी, ईडी की रेट पड़ते ही उसके कंपनी ने बीजेपी को चंदा दे दिया, उसके बाद वो ईडी की रेट नल एंड वॉइड हो गई। तो ये लगातार तमाम काले धंधे का जो है उजागर हो गया कि किस तरह से काला धंधा चलाया जा रहा था, ईडी और आईटी और सीबीआई का किस तरह से दुरुपयोग करा जा रहा था। दो बड़ी कंपनियां जो सबसे ज़्यादा चंदा दी हैं, फ्यूचर गेमिंग और मेगा इंजीनियरिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इनके पास इतने पैसे आए कैसे। हाँ जी, अब ये फ्यूचर गेमिंग की हम बात करें, इस बात को मैंने पहले भी उठाया था। सट्टा किंग कहा जाता है उसको, मार्टिन डिएगो को। मार्टिन डिएगो शायद नाम है उसका, मार्टिन है, सेंटेनियो मार्टिगो, हाँ सेंटेनियो मार्टिगो, जिसको सट्टा किंग के नाम से फेमस करा गया लोगों ने। वो सट्टे की जो ऐप है वो चलाते हैं, तो उसके पास जाहिर सी बात है सट्टे से पैसा आता है। सट्टा हमारे देश में कोई लीगल तो है नहीं, इलीगल कंपनी है, इलीगल तरीके से चलाता है। तो ये बात करीब 14-15 की भी है। जब ये इलेक्ट्रल बॉन्ड लॉन्च भी नहीं हुए थे तब 2015 में इनकी सत्ता में आने के बाद बीजेपी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर रेट डाली थी। उसने इमीडिएट बीजेपी को 10 करोड़ का चंदा दे दिया था, और उसके बाद वो मामला रफा दफा हो गया। उसके बाद जब हम उसको देखते हैं कि आज उस कंपनी की कोई वेबसाइट नहीं है, उस कंपनी का कोई ऑफिस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद उसने करीब 1400 करोड़ का भारी भरकम चंदा जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू दिया है, और जिसमें सबसे बड़ी लाभार्थी जो है वो बीजेपी सामने आई है। तो उसके बाद उसकी जो गेमिंग ऐप चल रही है, जो सट्टा ऐप चल रही हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी गई, जबकि सट्टा ऐप जो है वो गैरकानूनी है। और दूसरी जो है जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है उसने क्या करा, उसने बीजेपी को करीब 400 करोड़ का चंदा बताया जा रहा है कि दिया, और उसके बाद उसे 14,400 करोड़ का मनुष्यहरी में टनल का जो है वो मिल गया, जिसमें हमारे पीछे भी 41 मजदूर भी फंसे थे टनल में। तो किस तरह से उन्होंने घाल मिल करा, 400 करोड़ का वो लागत में से ही निकाला होगा ना उन्होंने। तो अगर वो 41 मजदूरों की जान चली जाती तो इसकी जिम्मेदार कौन होता। गुप्तांग में इतनी लंबी लाठी डाल के और उसे सड़क पे मरने के लिए छोड़ दिया गया था। गाजियाबाद की दिन दहाड़े की हालत है। रात को जो वो झाड़ियों के किनारे लड़की मिली थी, देख के उसकी फोटो जो है इतना आँख से आंसू बह रहे थे भाई साहब। इतना बुरा लगता है जब बहन बेटियों के साथ ऐसा अत्याचार होता है। गुप्तांग में इतनी लंबी लाठी डाल के उसे वहाँ सड़क किनारे झाड़ियों में छोड़ दिया गया था। ये हालत है। आप कहते हो कि सब सुधार हो गए, या आपके सुधार हुआ किस हिसाब से? सिर्फ अमित शाह जी के भाषण के हिसाब के। रात को 12 बजे भी बहन बेटियां गहने डाल के जो है स्कूटी से निकल सकती हैं, और दिन दहाड़े ज्वेलर के यहाँ डकैती पड़ी। आपने देखा ना कैसे अंदर ज्वेलर के यहाँ घुसे, बाकायदा गन पॉइंट पे सबको इकट्ठा करके लेके चले गए। आपकी तमाम वीडियो गाजियाबाद की हो जाती, क्योंकि एनसीआर का खबर है। एनसीआर का हिंदुस्तान का अखबार उठा के देखो, एनसीआर के पेज में कम से कम गाजियाबाद, दुहाई, मोर्टा, मोदीनगर और मेरठ तक की कम से कम आधा पेज पूरा भरा हुआ होता है यहाँ की घटनाओं से, आपराधिक घटनाओं से। भाई साहब आपने आबादी का उदाहरण दिया, ठीक है, आबादी ज़्यादा है तो आप कंट्रोल करने के लिए भी आप उसमें आपके पास संख्या बल भी तो ज़्यादा है। दिल्ली में आबादी 3 करोड़ है तो दिल्ली का पुलिस बल 93,000 का है। अगर आपकी आबादी यूपी की 25 करोड़ का है तो दिल्ली में आपके पास लाखों आपके पास पुलिस वाले भी मौजूद हैं। आबादी के अनुसार पुलिस वालों को रखा जाता है कि एक के ऊपर कम से कम 100 होने चाहिए। तो उस हिसाब से अगर आपकी आबादी 25 करोड़ की है तो वहाँ पे आबादी के हिसाब से 100 का लगेगा, 2.5 लाख से ज़्यादा 25 लाख आपके पास वो भी होने चाहिए। सुरक्षाकर्मी भी हैं मौजूद। लेकिन होता क्या है, सुरक्षाकर्मियों की आपकी बात करते हैं, 60,000 वैकेंसी निकली थी कांस्टेबल की, 60 लाख बच्चों ने फार्म भरा, इसका मतलब, और उसके बाद वो पेपर लीक हो गया, सुरक्षा बल का कमजोर पड़ गया ना। फिर जब आप आबादी के हिसाब से कंट्रोल करते हो, हमारे संविधान में हर चीज़ की दे रखी है इसमें कि अगर आपकी आबादी 10 करोड़ की है तो आप 10 करोड़ के हिसाब से अपना सुरक्षा बल को भर्ती करो। आपकी आबादी 2 करोड़ की है तो 2 करोड़ के हिसाब से सुरक्षा बल को भर्ती करो। रही बात दिल्ली की, दिल्ली के लिए हम शर्मसार हैं, दिल्ली में रहते हैं। दूसरे नंबर पर दिल्ली का था, लेकिन दिल्ली की कानून व्यवस्था किसके अंतर्गत है? दिल्ली पुलिस के। दिल्ली पुलिस किसके अंतर्गत है? एलजी साहब के अंतर्गत है। एलजी साहब का काम क्या है? दिल्ली पुलिस को कंट्रोल करना, दिल्ली पुलिस के कान खींचना। आज से पीछे आप 4 महीने का, 5 महीने का उठा के देख लो डाटा। आपके एलजी साहब हमारे दिल्ली के संगम बिहार में घूम रहे हैं, तिगड़ी में घूम रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, नालियाँ दिखा रहे हैं, गंदे नाले दिखा रहे हैं। एक भी उनकी मीटिंग दिखा दो जो पुलिस कमिश्नर के साथ बैठ के उन्होंने मीटिंग करी हो कि हाँ भैया ये क्या हो रहा है, ये छीना झपटी क्यों हो रही है, ये मोबाइल क्यों चोरी हो रहा है। अभी भाई साहब वो बोल के मेरा मोबाइल दिल्ली में चोरी हो गया। आपके मोबाइल यहाँ दिल्ली में सैकड़ों रोज मोबाइल चोरी होते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस क्या करती है? भाई साहब मैं जा रहा था, मेरा मोबाइल कहीं रास्ते में गिर गया, अगर आपको मिले तो कृपया मुझे सूचित करें। बाकायदा छीना झपटी के जो मुकदमे हैं वो गिरने में दर्ज करे जाते हैं। आंकड़ों की ये बाजीगिरी होती है। इसका जवाब लेते हैं, किस तरीके से विकास हो रहा है भारत का जब इस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, चोरी हो रही है? मेरे भैया ने बताया, मैंने डाटा आपको 5 साल का दिया था, वो विकास का भी डाटा दिया था, वो अपराध का भी डाटा दिया था। विकास के मामले में आप कोई अंधा भी होगा
तो वो हाईवे आज रफ्तार से बन रहे हैं, देखेगा जिस प्रकार के स्मूथ हाईवे और जितनी तेज गति से भ्रष्टाचार मुक्त हाईवे बन रहे हैं, ये हर आदमी बता सकता है कि कितना विकास हो रहा है। अभी मोदी जी ने परसों पिछले हफ्ते वो उद्घाटन करा है द्वारका एक्सप्रेसवे का। 18 करोड़ रुपए उसकी लागत थी द्वारका एक्सप्रेसवे की 1 किलोमीटर की, और उसमें खर्चा कितना हुआ था 250 करोड़ रुपए। जब वो कैग के अधिकारी CAG है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है जी, उनके 7 अधिकारियों ने इसका जो है उजागर करा इसको, तो सातों के ट्रांसफर कर दिए गए थे। और उसी में 7 और पहले के ट्रांसफर कर दिए गए थे जिन्होंने आयुष्मान घोटाले को उजागर करा था, जिस एक नंबर पर 10-10 हज़ार लाभार्थी रजिस्टर्ड थे और 7.5 लाख करोड़ का आयुष्मान घोटाला पकड़ा गया था। जारी कौन करता है? CAG। ऑडिट कौन करता है? CAG। जब वो जारी करा, इमीडिएट उनके अफसरों के ट्रांसफर कर दिए। 18 करोड़ की लागत को बढ़ा के 250 करोड़ रुपए कर दिया एक्सप्रेसवे में। और एक्सप्रेसवे की हालत क्या है? अभी भी वो जाके परसों उद्घाटन तो उसका कर दिया, लेकिन आप देखो कि बैरिकेड अभी भी लगे हैं, वो चलने लायक अभी भी नहीं आम जनता के। उद्घाटन करके उन्होंने जल्दबाजी में छोड़ दिया, क्योंकि इलेक्शन नजदीक आ रहे। इलेक्शन हो जाएंगे, एक बार आचार संहिता लगी तो आप फिर उद्घाटन नहीं कर पाओगे। हकीकत ये है, थोड़ा सा हकीकत देख ले, दोनों पैरेलल देख लिया करो सर। और उसके आप मेरठ एक्सप्रेसवे को नहीं देखेंगे हैं? हाँ, बिल्कुल देखा हुआ है सर, सब देखे हुए। मेरठ एक्सप्रेसवे पे स्पीड लिमिट जो रखी गई है वो 100 किलोमीटर रखी गई है। 100 किलोमीटर का जब स्पीड लिमिट होती है, तो जैसे मेरी उंगलियां हैं ना भाई साहब, ये अगर ये उंगली प्लेन है तो 100 किलोमीटर की स्पीड के लिए रोड प्लेन होनी चाहिए। लेकिन जहाँ जहाँ उसमें जॉइंट्स हैं, वहाँ पे आपकी गाड़ी उछल के ऐसी भागती है टन, आपके ड्राइवर के सिर जो है सीधा सिर छत पे टकराता है। उसमें कमी क्या है? वो इस तरह से बनाए गए कि ये गड्ढे बन जाते हैं, आप 100 किलोमीटर की स्पीड पे उस पर चला नहीं सकते गाड़ी को। ये उसमें सबसे बड़ा घालमेल है, सबसे बड़ा घपला है। लगातार एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाएं क्यों होती हैं? गाड़ी चल रही है, स्मूथ चल रही है, 100 किलोमीटर की स्पीड पे चल रही है, और एकदम से जब वो झटका लेके जंप मारेगी, गाड़ी डिसबैलेंस होगी या नहीं होगी भाई साहब?